नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं आपको करेरा निवासी श्री सतीश श्रीवास्तव जी से, जो करेरा में वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए मिलते हैं सतीश जी से। नमस्कार श्रीवास्तव। नमस्कार श्रीवास्तव जी, आपका साहित्यिक परिचय तो मैं बाद में लूंगा, पहले आप अपना व्यक्तिगत संक्षिप्त परिचय हमारे चैनल को दीजिएगा। जी जरूर। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मैं मूल रूप से, मेरा जन्म ग्राम पंचायत डामरून कला में हुआ, जो कि विकास खंड का एक छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत है वो। मेरे पिता स्वर्गीय श्री ज्ञासीराम श्रीवास्तव जी उस गांव के लगभग 25 वर्ष तक सरपंच रहे। अच्छा। और मेरे पिता न्याय पालिका उस समय हुआ करती थी, न्याय पंचायत, और न्याय पंचायत में भी मेरे पिता लगभग 10 वर्ष तक न्याय सरपंच रहे। जी। इसके पश्चात मैं अपने बड़े भाई श्री आनंद स्वरूप श्रीवास्तव, जो यहाँ पर एडवोकेट हैं, उनके पास रहकर मैं पढ़ा। और 1980 से मैं यहाँ की स्थानीय कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी में मैंने सेवाएं दी। और 2017 में मैं प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। अच्छा। ये मेरी जो है जीवन यात्रा छोटी सी है। जी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है जो इस समय बेंगलोर है, एक बेटा है जो इस समय न्यूयॉर्क में नौकरी करता है। ये मेरा परिवार है। श्रीवास्तव जी, आपकी जो साहित्यिक यात्रा है ये कब से शुरू हुई? मेरी साहित्यिक यात्रा, मैं आपको बताऊं, मैं जिस समय कक्षा 8 में पढ़ा करता था, उस समय से मैंने लेखन शुरू किया। और मुझे बड़ा शौक था कि क्षणिकाएं लिखना और स्वदेश में भेजना, क्योंकि उस समय स्वदेश मेरे गांव में रेगुलर आया करता था पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। जी जी। तो उसमें मुझे रोजाना पढ़ने को मिल जाया करती थी। एक पोस्ट कार्ड पे एक क्षणिका लिखी और अखबार में भेज दी। ग्वालियर स्वदेश। स्वदेश ग्वालियर। क्षणिकाएं भी ऐसी कि आज सामयिक, कन्हैया माँ के आगे चोरी से माखन खा रहा है, मैया की मार नहीं उसका समर्थन पा रहा है। ऐसी क्षणिकाएं लिख के भेज दिया करता है। कटाक्ष वाली। जी। एक ट्रक ने एक असहाय वृद्ध में टक्कर मार दी, होने लगा शोर, ट्रक की बस इतनी सी पहचान, पीछे लिखा था 21वीं सदी की। अच्छा। इस तरह की क्षणिकाएं लिखने का मुझे शौक रहा है। जी। इसके पश्चात लगभग जब से करेरा आया 1980 के पश्चात, फिर 85 के लगभग हमारे आदरणीय वाजपेयी जी हैं, आदरणीय दुबे जी हैं, यहाँ प्रफुल्ल कुमार चतुर्वेदी जी एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं जी, उनके सानिध्य में आया, घनश्याम योगी जी के सानिध्य में आया, चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव जी के सानिध्य में आया। तो एक संगठन यहाँ पर खड़ा हुआ, मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ की एक इकाई का हम लोगों ने गठन किया यहाँ। उस समय प्रोफेसर पुन्नी सिंह जी, जो मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं जी, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा हम लोगों के साथ में। बड़े कार्यक्रम यहाँ कराए। 1988 में कार्यक्रम हम लोगों ने कराया था जिसमें भीष्म साहिनी उस समय आए थे जब उनका तमस सीरियल चल रहा था। और उसका बड़ा भारी विरोध भी चल रहा था उस समय। उस परिस्थिति में वो करेरा एक कार्यक्रम में आए थे जी। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी उस कार्यक्रम में आए थे। अच्छा। कमला प्रसाद पांडे जी उस कार्यक्रम में आए थे। उस दौर के जो नामचीन राइटर। हाँ, नामचीन कमला प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी जो हंस के संपादक रहे हैं, वो यहाँ के इस तरीके से लगभग हमारे उस कार्यक्रम में लगभग 200 साहित्यकार 2 दिन के लिए रुके थे करेरा में। 2 दिन का कार्यक्रम था। इसके पश्चात फिर एक कार्यक्रम हम लोगों ने मिलकर कराया था, मुंशी प्रेमचंद मेला जी। वो कराया था हम लोगों ने जुलाई 1990 में, मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर। उसमें एक कार्यक्रम कराया था, उसमें पूरा 2 दिन का कार्यक्रम था। दोनों दिन सुबह की नाश्ता के, दोपहर का खाना, रात का खाना, पूरे दिन कार्यक्रम चलता रहा जी। उसमें आए थे अपने जो है क्या नाम है, चित्रकार जी नागपुर से जी। तो उन्होंने जो है हमसे पूछा कि भाई आपने मुंशी प्रेमचंद का कार्यक्रम तो करा दिया जी, लेकिन आप ये बताओ भाऊ समर जी आए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, ये आप लोगों को याद कैसे रहेगा कि हमने ये कार्यक्रम कराया था। कुछ ऐसा भी करो कि ये कार्यक्रम तुम्हें याद रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। भाई मुंशी प्रेमचंद के नाम से आपने कार्यक्रम कराया है जी जी। तो मैंने कहा सर आप बताइए। तो बोले आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा साहब एक नई कॉलोनी में रहते हैं, हमारी कॉलोनी नई कॉलोनी बसती थी। अरे भाई अब तो अच्छी बात है, आप नई कॉलोनी को आप मुंशी प्रेमचंद कॉलोनी कर दी।
फिर हम लोगों ने विजिटिंग कार्ड पे अपने पते पर ये स्थान मतलब लिखें, बार पत्र व्यवहार पे ये लिखें, पूरे मोहल्ले में सभी गलियों में हम लोगों ने जाके लिखवाया, मुंशी प्रेमचंद कॉलोनी, ताकि लोकप्रिय हो जाए। लोकप्रिय हो जाए। ये जाके पोस्ट ऑफिस में दिया, निर्वाचन आयोग को भेजा, प्रशासन को, कलेक्टर को, एसडीएम को, सबको हमने लिख के दिया कि सर हमारी इस कॉलोनी का नाम अब मुंशी प्रेमचंद कॉलोनी हो गया है। तब से ये मुंशी प्रेमचंद कॉलोनी हो गई। श्रीवास्तव जी, आप हिंदुस्तान की कई पत्रिकाओं में छपे जी, तो कुछ ऐसी उल्लेखनीय रचना अगर आपको याद आती हो जिसमें आप पुरस्कृत भी किए गए हो या वो बहुत चर्चा का मुद्दा रही हो, तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा वो था, यात्रा वृत्तांत, बिल्कुल संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। जो प्रकाशित हुआ वो तो बहुत बड़ा था जी। एक इंदौर से एक बच्चा मेरे साथ बैठा था बस में, 2x2 की बस में जी। वो एक पुस्तक जो पढ़ रहा था, मैंने देखा ये पुस्तक इसके पढ़ने योग्य नहीं है, ये क्यों पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा। वो मेरे बेटे की उम्र का रहा हो जी। मैंने उससे पूछ लिया, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने मुझे जवाब दिया कि पता नहीं अंकल। तो मैंने उससे कहा कि देख बेटा, या तो तू ये गलत जवाब मत दे या फिर अंकल मत जोड़। फिर मैंने उसके हाथ की वो किताब फेंकवाई, उसको समझाया, पूछा कि भाई अब बताओ कहाँ जा रहे हो। फिर उसने कहा कि अंकल वास्तव में मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 6 महीने पहले अपने घर से भागा हुआ हूँ। कानपुर के पास का गांव का लड़का था वो, भटका हुआ। उसको समझाया मैंने, शिवपुरी तक आते आते यहाँ तक समझा दिया। अच्छी पत्रिकाएं नहीं अपनी अटैची में निकाल के, कादम्बिनी है, मुक्ता है, तरीके की हंस पत्रिका, तो बेटा ये आपने उसकी मनोदशा बदलने की कोशिश की। तो समझ गया, मेरी बात को मान गया और वो कानपुर चला गया जी। कुछ दिन बाद मुझे झांसी स्टेशन में मिल गया अपने पिता के साथ। अच्छा, पुनः 6 महीने बाद। तो उस लड़के ने मुझे पहचान के कहा कि पापा यही है वो अंकल। तब मैंने ये लेख लिखा था, आहा जिंदगी में भेजा था जी। तो आहा जिंदगी ने मुझे पुरस्कृत भी किया था 1000 रुपए से जी, कि आपका लेख जो है पुरस्कृत किया जाता है। तो हम अच्छा काम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे बस की सीट में क्यों ना बैठे हो। तो इस तरीके से करते रहते हैं छोटा मोटा। श्रीवास्तव जी, आपने बहुत सारी पत्रिकाओं में लिखा, कोई आपकी खुद की कोई संकलन है, कोई आपकी पुस्तक? हाँ, मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, हमारे दर्शकों को भोर अभी आने वाली है। ये विगत वर्ष प्रकाशित हुई है जी। इसके पश्चात मेरा एक कहानी संग्रह है। पुस्तक में का संक्षिप्त हमारे दर्शकों को विवरण दें, क्या है इस पुस्तक? इस पुस्तक में केवल कविताएं हैं, वो भी लगभग समाज सुधार की दृष्टि से जो हो सकता है एक साहित्यकार करना चाहता है उस प्रकार की इसमें कविताएं हैं। कुछ व्यंग्य की कविताएं भी हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन देने वाली। जी हाँ जी हाँ। मैं इसमें से कुछ रचनाएं आपको सुनाता हूँ। एक छोटी सी रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आजकल जो वर्तमान स्थितियां हैं, क्या क्या नहीं हुआ फाइलों के अंदर, खुद गया कुआ फाइलों के अंदर। एक गांव का आदमी आया मेरे पास, बोला साहब वो बेटी की शादी है। मैंने कहा इतनी भरी सूखा में तुम बेटी की शादी कैसे कर रहे हो? तो उसने कहा साहब कुआ मंजूर हो गया शासन से। अच्छा। तो कुआ तो खुदा ही है हमारा, ये पैसा मिल जाएगा, हम बेटी की शादी कर लेंगे। वो सुना के चला गया। बाद में इस कविता ने आपको कथा न दे गया, कविता बन गई। क्या क्या नहीं हुआ फाइलों के अंदर, खुद गया कुआ फाइलों के अंदर, खरीदा नहीं पिंजरा आज तक उन्होंने, और पल गया सुगा फाइलों के अंदर। मर गया गरीब दवा मांग मांग कर, देते रहे दुआ फाइलों के अंदर। ढूंढते रहे फूफा जी सड़कों पे जिनको, खो गई है बुआ फाइलों के अंदर। ढूंढते रहे सड़कों पे फूफा जी जिनको, खो गई है बुआ फाइलों के अंदर। जंगल में उसका आज भी आतंक है, मर गया हरदुआ फाइलों के अंदर। झोपड़ी में सो गए रोटी की आस में, बढ़ते रहे मालपुआ फाइलों के अंदर। इस तरह की कविताएं इसमें संकलित हैं। एक रचना और मैं सुना रहा हूँ छोटी सी। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जिंदगी ऐसी किसी की भी नहीं है जिसके साथ समस्याएं ना हो। समस्याएं हर एक आदमी के साथ में हैं। प्रयास करना कि अपने दुख दर्द उसको सुनाना जिसके पास तुम्हारे आंसू पहुंचने की हिम्मत हो या कुव्वत हो। तो उस विषय को घूमता रहा, तब मैंने एक कविता लिखी थी। पहुंच सके जो तेरे आंसू उसको सुना कहानी रे, वरना बदनामी के कारण होगा पानी पानी रे। पहुंच सके जो तेरे आंसू उसको सुना कहानी रे, वरना बदनामी के कारण होगा पानी पानी रे। स्वार्थ की नातेदारी अपना कौन पराया कौन, विपदा आए कोई न पूछे, मुस्काते चेहरे सब मौन,
तेरी खुशी बता दे जग में किसको लगी सुहानी रे, पहुंच सके जो तेरे आंसू उसको सुना कहानी। इस प्रकार की कविताएं जी मेरी इस भोर अभी बाकी आने वाली भोर अभी आने वाली है। आपने ये शीर्षक बड़ा दिलचस्प चुना, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि भोर आने वाली है, भोर तो इसके पीछे कारण यही है कि भोर तो आती है जी, लेकिन जब निराशा की स्थिति में आदमी होता है, घोर निराशा में उसको चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, निराशा में अंधकार ही दिखाई देता है जी। तो उसमें मैंने ये कहने का प्रयास किया कि इस अंधेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है, हर रात की सुबह हुई है, हर रात की सुबह हुआ है, भोर अभी आने वाली है। जी श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और कि आप मंच पे बहुत जगह आपने जो काव्य पाठ किया है तो उसका भी उल्लेख कीजिए, कहाँ कहाँ आपकी रचना को सराहा गया? मैं विशेष रूप से ज्यादा मंचीय कार्यक्रमों में सम्मिलित इसलिए नहीं हो पाया कि मैं ऐसी संस्था में जॉब करता था जहां लगभग 15 और 20 घंटे की नौकरी थी मेरी, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टियां नहीं मिलती थी, काम बहुत ज्यादा था और आर्थिक वाला काम होता है तो वहां थोड़ी सावधानी बहुत रखना पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ग्वालियर है, समथर है, झांसी है, शिवपुरी है, अपने करहरा में कई मंचों को साझा किया। मुझे पर्याप्त प्रेम मिला लोगों का, मुझे प्रेम आज भी मिल रहा है। आगे का मुद्दा यह है कि आप ऐसे स्टेजेस जहां आपको सम्मान से भी नवाजा गया हो, उनका भी उल्लेख करें आप। अभी झांसी में कलाकार संघ का महोत्सव, कला महोत्सव का आयोजन हुआ था आपके लक्ष्मी गार्डन में। मुझे वहाँ खूब सराहा, देश के काफी लोग वहाँ थे। एक कन्नड़ संस्था ने भी वहाँ सम्मान दिया है, अभी मुझे वहाँ सम्मान पत्र उन्होंने भेंट किया है और हमारे यहाँ से लगभग 3-4 साथी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। बड़ी खुशी हुई, ऐसे कार्यक्रम में जाके निश्चित रूप से बड़ी प्रसन्नता मिलती है। श्रीवास्तव जी, कवि और कवि की कविता बड़ा जो है हृदय स्पर्शी मुद्दा रहती है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस काव्य यात्रा में आपको कठिनाइयों का दौर भी रहा होगा। निश्चित रूप से कवि तो वही बनता है जो कठिनाइयों को झेलना जानता है, या जिसके जीवन में कठिनाई, ये कठिनाइयां तमाम आई हैं कविता के मामले में, लेकिन हमें अपने साथियों का विशेष सहयोग मिलता रहा है। मैं चूंकि ऐसी जॉब में था कि जहां 24 घंटे सिवा कठिनाई के दूसरा कुछ काम ही नहीं था, तब ऐसी कविताएं लिखी जाती थी कि रोज सवेरे जीवित पाकर मैं डर जाता हूँ और रोज शाम को खुद से हारा मैं मर जाता हूँ। सुबह जब उठता हूँ तो मैं डर जाता हूँ कि आज मैं फिर जीवित हूँ, आज मुझे फिर जंग लड़ना है, लेकिन रोज शाम को खुद से हारा मैं मर जाता हूँ और निश्चित रूप से रोज शाम को हारने के बाद मेरी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के माहौल में जीना रहा, लेकिन ये बगीचा सरकार की कृपा है कि करहरा में मुझे अपार प्रेम मिला। अब 2023 शुरू हो गया है। जी हाँ जी। नया क्या धमाका होने वाला है आपकी तरफ से? अब इस वर्ष में 2 काम मेरे शेष पड़े हैं श्रीमान। एक तो आस्था के स्तंभ नाम से मैंने एक पुस्तक लिखने का प्रयास विगत 10 वर्ष से मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अपने विकास खंड के पूरे 99 गांव को सम्मिलित किया है, जहां जो आस्था के केंद्र हैं उनका इतिहास, उनकी वर्तमान स्थिति, उनके जो जनश्रुतियां हैं जो उपेक्षित रहे हों, ऐसे स्थानों को मैंने उसमें इकट्ठा करने का प्रयास किया है। लगभग 10-15 गांव का और रह गया है, तो लगभग इस वर्ष में ये पुस्तक भी मेरी तैयार हो जाएगी। साथ में करहरा से संबंधित, करहरा के केवल करहरा के 99 गाँव मैंने संग्रह किए उसमें। दूसरा मेरा एक कहानी संग्रह भी शीघ्र ही तैयार हो रहा है मैंने, जिसमें अपनी बड़ी कहानियां कुछ ली हैं, लगभग 12 उसमें कहानियां रहेंगी और लगभग 20 मेरी जो है लघु कथाएं इसमें सम्मिलित की है। श्रीवास्तव जी, आप कहते हैं कि रचनाकार के साथ बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनकी पत्नी का भी होता है। जी हाँ जी, निश्चित रूप। आपकी लेखनी में वो कहाँ समाहित रही? निश्चित और मदद मुझे या कुछ और रहा? नहीं, मुझे पूरा सहयोग मिला। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का एक वो आता है वृतांत के, वो पत्नी बार बार खाना रख जाती हैं और वो लिख रहे होते हैं, ठंडा हो जाता है, फिर गर्म करके रख जाती हैं, तो एक बार वो पूछ लेती हैं कि मैं बार बार खाना रख जा रही हूँ और आप खाना नहीं खा रहे हैं, पूरा दिन हो गया है। तब मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि मैं खाने के लिए नहीं जीता हूँ, मैं जीने के लिए खाता हूँ। तो यही लगभग हमारा रहता है। तो मुझे पर्याप्त सहयोग मिला है और जीवन यात्रा में मैंने जो सफलताएं हासिल की हैं, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने में जो सफलता प्राप्त की है, उनका बहुत बड़ा योगदान है।
श्रीवास्तव जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आपकी कोई चुटीली नुकीली कोई रचना सुनाइए। रचना क्या है आदरणीय खरे साहब, ये समाज से ही मिलती हैं। मेरे एक मित्र का मैंने परिवार देखा जहां जिनके पिता को रोटी फेंक के दी जाती थी, जिनका कोई सम्मान नहीं था परिवार में। जब वो मृत्यु उनकी हो गई तो उसके बाद मैं उनकी श्राद्ध में गया और बड़ा शानदार भोजन मैंने देखा। तब घर पे आके मैंने कविता लिखी कि जिन्हें जीते जी भोजन नहीं मिला और श्राद्ध में इतना अच्छा भोजन बन रहा है। तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, मैं आपको सुना रहा हूं। पापा जब तुम थे तो हमें भार लगते थे, आज जबकि तुम नहीं हो तो ये दुनिया हमें भार लगती है। पापा जब तुम थे तो हमें भार लगते थे, आज जबकि तुम नहीं हो तो ये दुनिया हमें भार लगती है। पापा जब तुम थे तो लगता था कब जाओगे दुनिया छोड़कर, आज जबकि तुम नहीं हो तो दरवाजे पर बैठकर इंतजार करता। पापा जब तुम थे तो नहीं दे पाया एक गिलास ठंडा पानी। पापा जब तुम थे तो नहीं दे पाया एक गिलास ठंडा पानी, आज जबकि तुम नहीं हो तो श्राद्ध पक्ष में नदी के बीचों बीच बैठकर उलीच उलीच कर रहा हूं जल अर्पण। पापा जब तुम थे तो नहीं दे पाया एक कटोरी गुनगुना सा दलिया जो उतर सके हलक के नीचे आसानी से। पापा जब तुम थे तो नहीं दे पाया एक कटोरी गुनगुना सा दलिया जो उतर सके हलक के नीचे आसानी से, आज जबकि तुम नहीं हो तो श्राद्ध पक्ष में बनवा रहा हूं खीर पूरी मालपुआ। पापा जब तुम थे तो नहीं कर पाया तुम्हारे बीमार शरीर की सेवा। पापा जब तुम थे तो नहीं कर पाया तुम्हारे बीमार शरीर की सेवा, आज जबकि तुम नहीं हो तो बैठक की सामने वाली दीवार पर टांगता हूं बड़ी सी तस्वीर और रोज चढ़ाता हूं ताजे फूलों का हार। पापा जब तुम थे तो पूछ लिया करते थे मेरे सुख दुख का हाल, आज जबकि तुम नहीं हो तो इस भरी दुनिया में कौन समझ सकता है मेरा दुख मेरा दर्द। पापा सही मायने में इस जन्म में तो नहीं बन सका तुम्हारा पुत्र, अगला जन्म मिला तो जरूर बनूंगा केवल तुम्हारा, केवल तुम्हारा, केवल तुम्हारा ही। एक ऐसा सवाल जो बड़ा रूहानी है, आप अपनी जिंदगी से, अपने कामकाज से, अपने लाइफ स्टाइल से संतुष्ट थे, लेख के जीवन से, तो क्या अगले जन्म में आप फिर सतीश श्रीवास्तव जैसे बन के आना चाहेंगे या कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ मुझे जितने जन्म मिले उतने जन्म में मैं सतीश श्रीवास्तव बनूं। जितने जन्म मिले मुझे भारत भूमि पर मिले और जितने जन्म मिले मुझे करहरा में मिले और करहरा में भी मुझे मुंशी प्रेमचंद कॉलोनी में जहाँ मेरे मित्र हों, वाजपेयी जी हों, दुबे जी हों, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी हों, प्रमोद भारती हों, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव हों, पहाड़ी जी हों, पूरा ग्रोह मिले आपको। बिल्कुल सब लोग मुझे मिले। मैं बस हर जन्म में यही चाहता। तो ये थे सतीश श्रीवास्तव जी जो बंजारा बीट के माध्यम से अपनी रचनात्मक यात्रा और जीवन शैली को भी शेयर कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।